नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल डिजिटल अरविंद में। और आज हम बात करने वाले हैं सिकंदर और उस समय के भारत के बारे में और भारत की स्थिति के बारे में। ईस्वी सन 336 ईसा पूर्व में यूनान के महान सम्राट फिलिप की मृत्यु के पश्चात उसका महत्वाकांक्षी पुत्र सिकंदर गादी पे बैठा। यूनान का महान दार्शनिक अरस्तु उसका गुरु था। यूनान का सम्राट बनते ही उसमें आसपास के देशों को अपने राज्य के अधीन करने की इच्छा जागी। उसने अपने दूतों को उन देशों के राजाओं से मिलने भेजा। कुछ देशों के राजाओं ने यूनान सम्राट सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और वे सिकंदर को अधीनता कर देने वाले लगे। इसके विपरीत जो राजा स्वाभिमानी थे और सिकंदर की अधीनता की स्वीकार करने को तत्पर न थे, उन देशों पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया। 334 ईसा पूर्व राजसत्ता को प्राप्त करने के 2 वर्ष बाद ही सिकंदर ने यूनान के आसपास के कई देशों पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। 332 ईसा पूर्व सिकंदर की विशाल सेना ने मिस्र पर आक्रमण किया। मिस्र की सेना सिकंदर का सामना न कर पाई और मिस्र भी सिकंदर के अधिकार के क्षेत्र में आ गया। मिस्र की विजय के बाद सिकंदर का हौसला और उसकी महत्वाकांक्षा इतनी अधिक बढ़ गई कि वह विश्व विजेता होने का सपना देखने लगा। अपने सपने को साकार करने के लिए उसने एक कुशल रणनीति बनाकर आगे बढ़ने का संकल्प किया। उसने एक अत्यंत विशाल तथा शक्तिशाली सेना का गठन किया। उस विशाल सेना को लेकर वह अपने विश्व विजय के अभियान पर निकल पड़ा। 331 ईसा पूर्व सम्राट सिकंदर ने अपनी विशाल और शक्तिशाली सेना के साथ पारस साम्राज्य यानी फारस, जो वर्तमान में ईरान है, उसको घेर लिया। और उस समय फारस का राजा दारैवहू था। उसका नाम दारैवहू था। वह अपने राज्य की सुरक्षा के लिए पूर्णतया निश्चित था। दारैवहू विलासी प्रकृति का शासक था। उसकी सेना में युद्ध के लिए कोई मनोबल नहीं था, क्योंकि सेना भी विलासी थी और उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि फारस पर कोई आक्रमण कर सकता है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से फारस राज्य प्रकृति की ओर से ही सुरक्षित था। उस समय फारस के लोग अग्नि की पूजा करते थे। सिकंदर ने फारस पर आक्रमण कर दिया। उसने फारस शहर को आग लगाकर उस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने हर उवती यानी वर्तमान कांधार जो उस पर अधिकार कर लिया। जब सिकंदर ने बाखत्री यानी हिंदू कुशल पर्वत के पार वैक्ट्रिया करके एक राज्य था, वहां पर आक्रमण किया तो वहां की सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देने लगी। बाख्त्री सेना में सिपाही कम थे, फिर भी वे अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए वीरता से लड़े। दुर्भाग्य से बाख्त्री सेना हार गई और यहाँ भी सिकंदर का अधिकार हो गया। सम्राट सिकंदर अपने रास्ते में पड़ने वाले सभी छोटे बड़े देशों पर अधिकार करता हुआ भारत की ओर बढ़ा। सम्राट सिकंदर जिस समय अपने विश्व विजय के अभियान को लेकर भारत की ओर बढ़ा, उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं थी। भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। राजाओं में छोटी छोटी बातों को लेकर युद्ध होते रहते थे। राज्यों के निजी स्वार्थ थे। राजा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने अहम की त्रुटि के लिए एक दूसरे पर आक्रमण कर देते थे। उस समय भारतवर्ष के उत्तर पश्चिमी भाग में गांधार नामक राज्य था। उस राज्य की सीमा सिंधु नदी से लेकर झेलम नदी तक थी। उसकी राजधानी तक्षशिला और आंबी नामक दंभी और कायर राजा उस राज्य का राजा था। उन दिनों तक्षशिला संपूर्ण भारत में शिक्षा को सबसे उत्तम विश्वविद्यालय माना जाता था। तक्षशिला का राजा आंबी भी इस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रह चुका था। गांधार का पड़ोसी राज्य कैकई था। वर्तमान जम्मू कश्मीर का अधिकांश भाग कैकई कहलाता था। उस टाइम का जो कैकई राज्य था, उसमें ये वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा है
वो उसमें आता था। ये राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच में स्थित था और जिसमें अब गुजरात और शाहपुर के भाग आते हैं। कैकेयी का राजा पुरु था, जो अत्यंत वीर, पराक्रमी और उदार प्रकृति का शासक था। तक्षशिला का वर्तमान राजा आम्बी और कैकेयी राज पुरु सहपाठी थे। दोनों आचार्य चाणक्य के शिष्य थे। अध्ययन काल में एक दिन कक्षा में आम्बी और पुरु में किसी बात पर विवाद हो गया। उस समय तो आचार्य चाणक्य ने दोनों को समझा बुझाकर सुलह कराकर मित्रता करवा दी, परंतु संभवतः उनकी ये शांति चिरस्थायी नहीं थी। उस दोनों के बीच में ये शांति लंबे समय के लिए स्थापित नहीं हो पाई। विद्यालय के मामूली से झगड़े ने भविष्य में ऐसे युद्ध की नींव डाली जिसने केवल गांधार या कैकेयी के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के इतिहास पर अपना प्रभाव डाला। तक्षशिला में आम्बी और पुरु के बीच का क्षणिक मनमुटाव तो उस समय आचार्य चाणक्य ने शांत करा दिया और उन्हें ऐसा लगा कि ये झगड़ा समाप्त हो गया है। किंतु जब ये दोनों राजकुमार अपने अपने देश के सम्राट बने तो बचपन के वैमनस्य के कारण एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुट गए और तक्षशिला सम्राट आम्बी नित्य नई नई योजना बनाकर कैकेयी राज पुरु को तंग करने लगा। एक बार राजा कैकेयी ने राजा आम्बी को सबक सिखाने की सोची। कैकेयी राज ने गांधार यानी तक्षशिला पर आक्रमण कर दिया और राजा आम्बी को बंदी बना लिया। बंदी होते ही आम्बी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। तुरंत ही युद्ध समाप्ति का बिगुल बजा दिया गया। कैकेयी राज पुरु ने गांधार विजेता के रूप में तक्षशिला में प्रवेश किया। जनता ने उसका स्वागत किया। तक्षशिला महल के समक्ष कैकेयी राज पुरु ने सभा आयोजित की। उसने अपने महामंत्री को आदेश दिया कि गांधार नरेश आम्बी को आदर सहित इस मंडप में लाया जाए। कैकेयी राज पुरु के आदेश की देर थी कि तुरंत ही कैकेयी राज के कर्मचारियों द्वारा बंदी बनाए गए गांधार नरेश आम्बी को मंडप में लाया गया। कैकेयी राज पुरु आम्बी के आते ही सिंहासन से उठ खड़े हुए। ये देख कैकेयी राज के राज कर्मचारी भी खड़े हो गए। गांधार नरेश आम्बी, तक्षशिला के इस सभा मंडप में आपका स्वागत है। कैकेयी राज पुरु ये बोलता है उस सभा में और अपनी राजसी वेशभूषा के बावजूद भी आम्बी अपनी बंदी की स्थिति से उबर नहीं पा रहा था। वह अपना सिर ऊपर नहीं उठा पा रहा था और नेत्र भी शर्म से झुक रहे थे। तक्षशिला की जनता जिसने आम्बी को हमेशा शासक के रूप में देखा था, आज कैकेयी राज के सामने धूल धूसरित और असहाय आम्बी को देख रहे। धीरे धीरे पग रखकर आम्बी कैकेयी राज पुरु के सामने पहुंचा और बोला, कैकेयी राज, अब मैं कैसा गांधार नरेश और कैसा मेरा स्वागत। तक्षशिला को आपने विजित किया है, अब गांधार राज्य आपका है। तो आज हमने पहले भाग तक्षशिला और सिकंदर और उस समय के भारत की स्थिति के बारे में ये वीडियो बनाया है। सिकंदर और भारत का उस समय का स्थिति क्या था, उसको जानने के लिए बने रहे हमारी चैनल डिजिटल अरविंद के साथ। और दूसरा भाग हम जल्दी ही लाने वाले हैं। धन्यवाद।